फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये चैप्टर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने कल तक चैप्टर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। होप सो आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी। 9 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था उसको, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट समझते हुए। तो आज हम नया चैप्टर उठाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं आज का ये चैप्टर। मेरा नाम है एकता सोनी एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी इस चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब, फटाफट चलते हैं हम आगे वीडियो के अंदर। अच्छा, आज हम क्या क्या करने वाले हैं, लेट अस डिस्कस फर्स्ट। आज ना बच्चों हम ना सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, तो पहले इस चैप्टर का करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। सो इंट्रोडक्शन तो ये करेंगे कि क्या इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं एक्चुअली में, है ना, उनके बारे में, एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती हैं, है ना। फिर उसके बाद में टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे एनसीईआरटी के साथ में। ठीक है, तो यस, एनसीईआरटी खोलकर बैठना अपनी सारी की सारी, ताकि आपको पता रहे कि हम एक्चुअली में पढ़ कहाँ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, जैसे ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है, राइट। अब हमें यही नहीं पता है हेल्थ क्या होती, तो फिर क्या ही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हेल्थ क्या है, लोगों को लगेगा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हेल्थ है कि कोई इंसान सामने से फिट एंड फाइन दिख रहा है, दैट्स लाइक वो इंसान बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, मैं कहूँगी बिल्कुल गलत लैंग्वेज है ये। दूसरी चीज़, कोई इंसान कहेगा कि कोई अगर मेंटली बिल्कुल रिलीफ है, किसी को स्ट्रेस नहीं है, वो हेल्दी इंसान है, वो भी बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने बताया कि हेल्थ जो होता है, कोई भी इंसान हेल्दी तब रहता है जो वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों तरीके से हेल्दी है ना। मतलब अगर वो मेंटली स्ट्रेस में है और फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो हम नहीं कह सकते वो इंसान हेल्दी है। अगर वो फिजिकली बीमार है और मेंटली बिल्कुल रिलैक्स्ड है, तो भी हम नहीं कह सकते वो नहीं है। अगर मान लो फिजिकली मेंटली दोनों तरीक़ों से बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन सोशली समाज में इधर ये उधर वो इन सब चीज़ों के अंदर फंसा हुआ है, तो भी वो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए WHO ने एक हमें बताया कि जो इंसान सोशल, मेंटल, फिजिकल तीनों तरीके से हेल्दी होगा, उसी को हम हेल्दी मानेंगे, और यही होती है हेल्थ। ठीक है, और ऐसा इंसान मुझे लगता ही नहीं है आज के ज़माने में कोई मिल सकेगा, क्योंकि अगर कोई फिजिकली फिट है, जो कि हो भी सकते हैं, अगर कोई फिजिकली फिट है तो मेंटली तो बिल्कुल ही सब अपसेट ही रहते हैं आजकल। ठीक है, लेकिन अगेन WHO के अकॉर्डिंग दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ओके, अभी हेल्थ जो होती है अफेक्ट किससे होती है, किस किस चीज़ों से हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। पहली चीज़ तो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर से हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो बर्थ हुआ है, उस बर्थ के साथ में ही आप क्या लेकर आए हो, कुछ ऐसी बीमारी लेके आए हो, ठीक है, जो बर्थ के साथ में ही आई है आपके, ठीक है, और चलती जाएगी। जैसे आपने जेनेटिक्स पढ़ी है ना, तो वहाँ पर आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलता है, एग्जाम्पल हीमोफीलिया मिलता है, तो ये बाई बर्थ आती हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बाई बर्थ आपको मिल रहे होते हैं। तो ये भी हेल्थ इससे इफेक्ट हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर से। दूसरी चीज़ इन्फेक्शन से। अब तुम बर्थ ले चुके हो, तो बर्थ लेने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कभी भी तुम्हें बीमारी नहीं होएगी बीमारी, तो इन्फेक्शन होएंगे तो भी तुम्हारी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ लाइफस्टाइल से। अगर आप बिल्कुल बढ़िया एकदम से फिट एंड फाइन हो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, जिसमें आप ना तो कभी एक्सरसाइज कर रहे हो, ना कभी योगा कर रहे हो, ना कभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, ना कभी आप कुछ भी लाइक ऐसे फिजिकल चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, जिससे आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रह सको, तो लाइफस्टाइल से। और साथ साथ में बस बैठे हो, पड़े हो, खाना खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, वो भी जंक फूड बाहर का, कभी कुछ ऑर्डर कर लिया, कभी कुछ ऑर्डर कर लिया, तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल सबसे बकवास लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों क्या हो जाता है, बीमारियाँ हो सकती है, हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, बैठे बैठे रहेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, है ना, मोटापा बढ़ेगा तो पता है ना मोटापा के पीछे कितनी बीमारियाँ आती हैं, डायबिटीज़ होने के इतने चांसेस होते हैं जो इंसान मोटा होता है। इसीलिए हेल्थ जो होती है इन सब चीज़ों से इफेक्ट करती है। तो ये बातें हो गई बच्चों, नॉर्मल कैजुअल बातें, है ना। अब हम बात करते हैं डिसीज़ की। व्हाट इज़ डिसीज़, है क्या ये डिसीज़? डिसीज़ बीमारी है, यस। अब देखो, इसको ना हम दो तरीक़ों में, डिसीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वर्ड जो है वो एक है डिस, एक है बच्चों ईज़। दोनों में क्या है, दोनों से मिलकर बना हुआ है डिसीज़। ईज़ किसको कहते हैं? ईज़ होता है कंफर्ट।
ठीक है। अगर आप कंफर्ट लेवल बैठे हो, बिल्कुल फिजिकली मेंटली बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में होके किसी बढ़िया सी जगह पे बैठे हो, अपना फेवरेट कोई काम कर रहे हो, तो हम आपको कह सकते हैं कि आप कंफर्ट लेवल में हो अपने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ईज। अब डिस ईज हो गया है, मतलब ईज रहा ही नहीं है ना, तो आपका कंफर्ट लेवल चला गया तो डिस ईज हो गया, तो दैट इज डिसीज, राइट। समझ में आया। तो ये होती है डिसीज। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं बेटा, ये भी एक वर्ड है जो बहुत काम आएगा अभी। पैथोजन होते हैं जो आउटर सब्सटेंस होते हैं या आउटर जो भी मटेरियल होता है, आउटर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो हमें जब बीमारी कॉज करे, ठीक है। आउटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, या फॉरेन ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीज, है ना। तो जो डिसीज कॉज कर रहा है बच्चों, वही क्या है, हमारा पैथोजन होता है, ठीक है। तो ये पैथोजन के बारे में बहुत बातें चलेंगी अभी, है ना। तो चलिए अब चलते हैं डिसीज़ के बारे में और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिसीज़ के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है आपका कि डिसीज़ जो होती है 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। अब देखो, मैं तो हमेशा कहती हूँ बायोलॉजी क्या है, शब्दों का खेल है। अगर तुम शब्द समझते हो तो तुम्हें बायोलॉजी आती है, नहीं समझते हो तो नहीं आती, वो तुम्हारे लिए उतनी ही हार्ड बन जाएगी, ठीक है। रट रटा के तुम कैसे भी कर लेना काम, लेकिन वो उतनी ईजी तरीके से समझ नहीं आ पाएगी। ईजी तरीके से क्या समझ में आएगा? इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब इन्फेक्शन हो सकता है किसी और में भी इसका। ऐसी डिजीज़ जो फैल सकती हैं, है ना, इट कैन बी स्प्रेड, किसी भी एजेंट से, किसी भी पॉजिटिव एजेंट से स्प्रेड हो सकती है, या कोई भी तरीका हो सकता है ना, किसी भी मीन से ये फैल सकती है, दैट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो फैल नहीं सकती किसी भी तरीके से, जैसे कि देखो, सबसे पहले इसके ही एग्जांपल्स बता देते हैं। ये स्प्रेड नहीं होती है कहीं पे भी एक इंसान से। मान लो मुझे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रखी है, मेरे पास आके कोई हेल्दी इंसान बैठे, तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें खांस के छींक के उसको बीमार कर दूंगी या फिर उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बता रही हूँ वो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, बहुत फेमस है आजकल कैंसर जो होती है वो भी एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। कैंसर में क्या होता है, सेल बहुत सारा डिवाइड कर रही होती हैं, सेल का ट्यूमर बन रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं है मेरे पास कोई आके बैठेगा, मान लो मेरे को कैंसर हो रखा है ना, बाबा रे बाबा ना हो, बट फिर भी मान लो हो रखा है और मेरी सेल बार बार डिवाइड कर रही है, ट्यूमर बना रही है, ठीक है। अब मेरे पास कोई हेल्दी इंसान आके बैठेगा, क्या ये ट्यूमर अपने आप उठ के हवा में उड़ के चला जाएगा? ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई ये जो होती हैं वो बिल्कुल नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, अपने आप ये दूसरे में फैलती नहीं है। ये दूसरे में फैल सकती हैं, आराम से फैल जाएंगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बच्चों एग्जाम्पल है, देखो, एक तो कॉमन कोल्ड जो हम रोज़ाना ही फेस करते हैं, कॉमन कोल्ड है जो आसानी से फैल सकता है ना। जो वायरल होते ज़्यादातर वो फैल जाते हैं। अब खांसते छींकोगे तो किसी दूसरे में खांसोगे छींकोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, उसमें फैल जाएगा। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना भी क्या है, अगर हम किसी में खांसेंगे छींकेंगे या फिर अपने मान लो मुझे छींक आ रही थी बहुत तेज़, ठीक है, मुझे कोरोना वायरस ने अटैक कर रखा है, मैं छींक ले रही हूँ, हाथ में छींक ले रही है, वही हाथ में किसी पर्टिकुलर कोई जगह पे, जैसे कि मैं लैपटॉप चला रही हूँ तो लैपटॉप के लगा दूँ, है ना, या फिर किसी से हैंडशेक कर लूँ, तो वो वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, और इनको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। आई होप सो कि आई एम क्लियर, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो आप पढ़ाई उसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो डिसीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और दी हुई हैं। डिसीज़ जो होती है वो पैथोजन की वजह से होती है, कोई आउटर सब्सटेंस या आउटर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें आके बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन जो होता है बच्चों 5 टाइप का हो सकता है, और इन 5 टाइप की चीज़ों से ही होने वाली बीमारियां अभी तक आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, फंगल, हेलमिंथी और प्रोटोजोअन। तो ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया फैला रहा है बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएगी, ऐसी डिजीज़ जो वायरस की वजह से हो रही है वो वायरल हो जाएगी, और ऐसी डिजीज़ जो कि फंगी की वजह से हो रही है फंगल डिजीज़ हो जाएगी, जो हेलमिंथी की वजह से हो रही है हेलमिंथी, और प्रोटोजोन की वजह से प्रोटोजोअन। अब ये प्रोटोजोन कहाँ आते हैं? प्रोटोजोन आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा पढ़ा होगा आपने। प्रोटिस्टा में एक क्लास आती है छोटी सी प्रोटोजोन, ठीक है, जिसमें अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, याद करो, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लास 11th का टॉपिक है ये, ठीक है।
तो बैक्टीरियल वायरल इन सब में देखो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बैक्टीरियल में आपकी एनसीईआरटी में 2 को बहुत इलैबोरेट करके रख रखा है। पहला तो टाइफाइड, दूसरा निमोनिया। ये 2 हैं बैक्टीरियल डिजीज़ और जिनको बहुत अच्छे से आपकी एनसीईआरटी ने इलैबोरेट कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा 2-4 डिजीज़ के नाम भी दे रखे हैं, खाली उनके बारे में इलैबोरेशन नहीं दे रखा एनसीईआरटी ने, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम दे रखे हैं। तो आपको बच्चों इतना ही काम करना है कि आपको ये याद कर लेना है। एक पेपर ले लो, है ना, और पेपर लेकर उसके ऊपर लिखो कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, मतलब बैक्टीरियल वायरल सबके ऐसे कॉलम्स बना लो। फिर बैक्टीरियल के नीचे सारी बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम लिख दो, वायरल के नीचे वायरल के लिख दो, है ना, फंगल के, हेलमिंथेस के, प्रोटोजोअन के, ठीक है। ये वो सारे वही लिखने जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 ऊपर नीचे होता है, वो हम यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक पेज पर लिख लेनी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं PYQ सॉल्व करवा रही हूँ। PYQ कहाँ, नीट मेडिजी चैनल के ऊपर। इसी चैप्टर के मैंने PYQ 2 सेशंस में करवाए हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। आप ज़रूर देखना, आपको पता खुद लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इनको याद करना कि कौन सी बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लो इनमें से बताओ कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ऑप्शन में 3 वायरल डिजीज़ दी होंगी और 1 बैक्टीरियल डिजीज़ दी होंगी, तो आपको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दी हुई होती हैं। तो चलते सबसे पहले आज हम बैक्टीरियल और वायरल ही ख़त्म करेंगे बच्चों। ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए हम पार्ट्स में बांट के इसको आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली कंप्लीट करेंगे। टाइफाइड क्या होता है, ये है बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, ये है बैक्टीरियल डिजीज। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कर लेते हैं। टाइफाइड के बारे में बच्चों, ये टाइफाइड का डी तो गायब ही हो गया, बताओ बच्चों क्या हो गया ये लो, हाँ जी। तो टाइफाइड जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया कौन सा है बच्चों, साल्मोनेला टाइफी। याद कर लेंगे। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी। हम हर डिजीज़ में उसका कॉजेटिव एजेंट, उसके सिम्टम्स और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उसका जो भी टेस्ट होता है वो ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें तो ज़रूर पढ़ेंगे। कौन कौन सी, पहला कॉजेटिव एजेंट, दूसरा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा उसका अपन क्या पढ़ लेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड उसके बाद में हम उसका टेस्ट, है ना। ये चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे यहाँ पर हर डिजीज़ के अंदर। साल्मोनेला टाइफी जो है बच्चों, ये होता है बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट समझ में आ गया। उसके बाद में बच्चों ये होता है एक बैक्टीरियम। सबसे पहली बात तो कभी आए टाइफाइड कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियम डिजीज़ है, हाँ जी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद में ये टाइफाइड डिजीज़ कॉज करती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें सिनेरियो क्या होता है, ये बैक्टीरिया कहाँ जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बच्चों जो कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, वो खा पी लेने से क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। और ये बैक्टीरिया एंटर करती पता है कहाँ धूम मचाने जाता है, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बुला रही होती है कि, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बुला रही कि आजा, ये चला जाता है। कैसे गया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की हेल्प से, ठीक है। इसको ना एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी इंटेस्टाइन का नाम आता है, इंटेस्टाइन के लिए हम एंटेरिक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, एंटेरो वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जाएगा। ऑफ कोर्स खाना पानी तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना हमारा, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से ये माइग्रेट करके ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाएगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसकी वजह से पता है क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा, पॉजिटिव एजेंट देखा, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स है हाई फीवर। सबसे पहला सबसे कॉमन सिम्टम है हाई फीवर, है ना। तो किसी बच्चे को या फिर किसी को भी अगर ये टाइफाइड होता है, उसको बुखार आती, तो लोगों को लगता है ये हमारी कोई वैसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इंडिया में बहुत नॉर्मल है ये, कि हर कोई किसी को लगता है कि बुखार ही तो हुआ है, नॉर्मल जुकाम हुई होगी, तो नॉर्मल अपने आप ही दिमाग लगा के एंटीबायोटिक लेके आ जाते हैं, है ना। बुखार भाई अलग अलग प्रकार की होती हैं, है ना। अंकल होते हैं हमारे घर में कोई भी होता है ना, तो वो कहते हैं कि अरे पास वाले अंकल शर्मा जी के बेटे को भी तो ऐसे ही बुखार हो गई थी, ये वाली दवाई ली थी, ठीक हो गया था, तुम भी ले लो ये दवाई, ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे।
अरे ऐसे नहीं होता है भाई, बुखार जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। हर बार वो नॉर्मल जो सर्दी जुकाम वाली बुखार होती है वही नहीं हो रही है। बुखार मलेरिया में भी होती है, उसके लिए अलग दवाइयाँ लगती हैं। बुखार टाइफाइड में भी होती है, उसमें भी अलग दवाइयाँ लगती हैं। तो हर एक बीमारी में बुखार अलग अलग तरीके की होती है भाई। तो तुम एक ही दवाई को कैसे यूज़ कर सकते हो सकता है शर्मा जी के बेटे को तो मलेरिया हुआ होगा और तुम्हें तो सिर्फ कॉमन कोल्ड हुआ होगा, फिर तुम शर्मा जी के बेटे वाली दवाई लेके तुम क्या चाहते हो अपने शरीर के साथ में। हाँ, तो वही चीज़ है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के को दिखाए बिना कभी भी अपना दिमाग लगा के खुद डॉक्टर बन के, विदाउट डिग्री डॉक्टर बन के हम काम ना करें तो बेटर रहेगा हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है बच्चों, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार हो जाती है। देखो कितनी तेज़ बुखार है, वीकनेस आएगी, सिंपल सी बात है, बुखार आती तो वीकनेस आती है। यहाँ पर ना एक मेन जो कॉमन देखने को मिलता है ना सिम्टम, वो है स्टमक पेन। पेट में बहुत दर्द रहता है। पेट में दर्द रहेगा नहीं, बिल्कुल रहेगा। इंटेस्टाइन में जाके वो क्या कर रहा है, आपको इन्फेक्ट कर रहा है। स्टमक पेन रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहेगी, है ना, लगेगी नहीं सुबह सुबह, ठीक है। हेडेक रहेगा, सिर दर्द होता रहेगा। और उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा। अब कॉन्स्टिपेशन है तो लॉस ऑफ एपेटाइट होना तो बड़ा नॉर्मल सा है ना, जेन्युइन है बिल्कुल। अब तुम्हारा पिछला ही नहीं निकल रहा है तो फिर आगे से कैसे ही तुम और लोगे, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट जो होता है वो यहाँ पर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, ये वाले सम आपके कॉमन डिजीज़ हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ मान लो शर्मा जी के बेटे को देख देख के हमने बस वो दवाई देते गए, एक बार ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर वापस हो जाती है, ऐसा ही सीन चलता रहा, तो ऐसे सीन में चलते चलते ना बच्चों ये बीमारी छोटी सी होती है लेकिन फिर वो बड़ी हो जाती है। हर बीमारी ऐसा ही होता है, अगर हम उसको ध्यान से, उसको सही से उसको नहीं करेंगे, ठीक नहीं करने की कोशिश करेंगे, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होने लग जाएगा, वो सीवियर होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये सीवियर होने लग जाती है, सीवियर केसेस होने लग जाते हैं इसके। तो टाइफाइड जो होता है इसके सीवियर केसेस में पता है क्या होता है, जब कोई इंसान ज़्यादा टाइम तक निकाल देता है और दवाई ढंग से नहीं लेता, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लेता डॉक्टर को दिखा के, तो सीवियर बन जाता है टाइफाइड। और सीवियर बन जाने के केस में पता है क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना उसमें वो बैक्टीरिया छेद कर देता है। अब सोच के देखो, तुम्हारे एक ऑर्गन में छेद हो गया है ना, अब इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। तो तुम्हारे एक ऑर्गन में छेद ही हो गया है समझो। तो इस वजह से ना इंटेस्टाइनल परफोरेशन यहाँ पर हो जाती है बच्चों, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। तो इससे पहले ये खतरनाक सिचुएशन ना आए, इससे पहले तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए। तो बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, हम हर डिजीज़ को पढ़ते वक्त पहला हम काम करेंगे बच्चों, पहला हम काम करेंगे क्या, कॉजेटिव एजेंट, उसका कॉजेटिव एजेंट देखेंगे कि कौन कॉज कर रहा है बीमारी को, ठीक है, जैसे टाइफाइड में बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। दूसरा उसका हम देखेंगे बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। तीसरा हम देखेंगे बच्चों सिम्टम्स, ठीक है। चौथा हम देखेंगे बच्चों टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हम पक्का देखेंगे चाहे कोई भी बीमारी हम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमने टाइफाइड के लिए वापस रिवाइज कर लेते हैं इन सारे सीक्वेंस में। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब होता है बच्चों कि जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, फैलता है, वो फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, हाई फीवर आएगी, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक की हाई फीवर आएगी। स्टमक पेन होएगा, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, ये सारी कंडीशन होंगी। टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए इसकी कंफर्मेशन के लिए कि हमें टाइफाइड ही हुआ है या कुछ और। तो टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए चलता है बच्चों विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। देयर इज़ अ विडाल टेस्ट जो कि डॉक्टर्स करवाते हैं, जिसकी वजह से पता लग जाता है बच्चों कि हाँ टाइफाइड ही हुआ है, और उसी के केस में फिर जाके ही वो क्या करते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। ऐसे ही हर कोई नहीं, डॉक्टर भी ऐसे नहीं करते हैं कि भाई हर कोई से चलो बुखार ही तो दे दो, ऐसा नहीं। डॉक्टर भी हमेशा आपकी टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद ही वो क्या करते हैं, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है आपको टाइफाइड ना भी हो और हो सकता है हो भी हो, तो ना हो तो बढ़िया बात है, होगा तो फिर आपको वो वाली दवाई देंगे जो आपको एक्चुअली में चाहिए है, ठीक है। तो अपने डॉक्टर खुद ना बने, डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं।
हाँ जी, जनहित में जारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना एक केस दे रखा है एनसीईआरटी में मैरी मेलोन का। मैरी मेलोन एक विमेन थी ऑफ कोर्स, है ना, निकनेम है उनका टाइफॉइड मैरी। क्यों दे दिया इसको टाइफॉइड मैरी? ये जो औरत थी ना, ये थी कैरियर किसकी? टाइफॉइड की। टाइफॉइड कैरियर थी ये, मतलब ये औरत ऐसी थी कि इसको टाइफॉइड की बीमारी नहीं थी, इसमें कोई सिम्टम नहीं थे, बट इसके पास में वो स्ट्रक्चर था, वो था कि वो किसी को मतलब कैरियर कर सकती, मतलब ऐसी चीज़ थी जैसे कि क्योंकि टाइफॉइड फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के। तो इसके जो फीकल मैटर थे, फीकल मैटर मतलब इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, उसमें ये बैक्टीरिया आता था बाहर, है ना, और ये साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखती थी, है ना, सेल्फ हाइजीन बिल्कुल भी नहीं था। तो वो बैक्टीरिया की वजह से इसके बढ़िया कोई हाथ वाथ भी मतलब ढंग से नहीं धोती थी ये, तो वो बैक्टीरिया जो था इसके साथ चिपक के आता था, फिर वो उन्हीं हाथों से कुक भी करती थी। अब बताओ ना यार, इतने गंदे हाथों से वो कुक करेगी, अनहाइजीनिक चीज़ें करेगी, तो वो बैक्टीरिया खाने के अंदर साथ में मिल के परोस के वो सबको दे देती थी। फिर बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड इसने किया था, इसलिए ये टाइफॉइड कैरियर थी और इसने स्प्रेड किया बहुत ज़्यादा, बहुत सालों तक टाइफॉइड को स्प्रेड किया इसने। उसके बाद में इस चीज़ को रोका गया, जब लोगों को पता चला तो फिर इसको रोका। ठीक है, चलो अब बात आती है बेटो कोलेरा की। अभी कोलेरा आपका एनसीईआरटी में नहीं गिवन, एनसीईआरटी में बिल्कुल ही इलैबोरेटेड फॉर्म में कोलेरा के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो कोलेरा के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली चीज़, पॉजिटिव एजेंट क्या है बच्चों? कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया। अगेन ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली, इसलिए मैं कोलेरा लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कोलेरा के बारे में पूछा गया है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बच्चों, है ना, इस तरीके से। और इसके अलावा बच्चों इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कोलेरा के अंदर? कोलेरा में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यूँ डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है ना, तो हम लिख दें इस पर डायरिया कंडीशन हो जाती है बच्चों, है ना, राइट। ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि आप देख पा रहे, मतलब ये बैक्टीरिया एक्चुअली में पता है कैसे फैलता है? ये भी कंटामिनेटेड पानी की वजह से, फूड की वजह से ही फैलता है। फीको ओरल रूट ही होता है इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कहीं पे मान लो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में क्या है, हमारा साफ़ पानी, पीने का पानी होता है, नाले का गंदा पानी होता है, फीकल मैटर्स होते हैं, वो सब कुछ मिल जाता है आपस में। तो इतने सारे बैक्टीरिया फिर ऑफकोर्स हमारे शुद्ध पानी को भी ख़राब कर देंगे। तो ये बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर आ जाता है और उससे हम जो है पानी को पी लेते ना अगर, तो वो पानी के थ्रू हमारे अंदर आ जाता है और हमें क्या हो जाता है, बीमार कर देता है। और ये विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस इतना ही ज्ञान लेना है कोलेरा के बारे में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं दे रखा। बस आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल। और गलती से पूछ ले कि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बताओ कौन सा बैक्टीरिया है, तो बोलना विब्रियो कॉलेरी है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। अब चलते हैं मेन हमारी और दूसरी डिजीज़ के ऊपर, न्यूमोनिया के ऊपर। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है बच्चों। मैं फिर कह रही हूँ, चार्ट बना लेना, बैक्टीरिया वायरल सबको एक साथ में अलग अलग लिख लेना। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरियाज हैं, इनके नाम आपको रट लेने हैं। ये बहुत बार आया हुआ है और आता रहेगा ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के रूप में इतनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि मत पूछो। ठीक है, तो ये दोनों के नाम आप रट लेना। ये रिस्पॉन्सिबल होते बच्चों इस डिजीज़ न्यूमोनिया के लिए ह्यूमन बींग्स में, है ना। न्यूमोनिया में एक्चुअली क्या करता है ये बैक्टीरिया, कहाँ जाके इफेक्ट करेगा? लंग्स में इफेक्ट करता है ये। ठीक है, लंग्स में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज़ होती है। लंग्स में कहाँ पे अटैक करेगा? एल्वियोलाई पे। तो एल्वियोलाई जो होते हैं ना, वो एयर फिल्ड सैक होती है। एल्वियोलाई किधर होती है? एल्वियोलाई होती है बच्चों, जैसे देखो ये है हमारी ये क्या है? हमारी ट्रेकिया। ये है हमारी ट्रेकिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेकिया आती है बच्चों, ये लंग्स में आती है ना। इस तरीके का एक लंग है, इधर भी दूसरा है, वो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है यूँ, है ना, ऐसे ऐसे कुछ, है ना। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी ऐसे ना ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, ब्रांचेस के बाद में लास्ट में ना ये यहाँ पर इस तरीके से फूले हुए एक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर इनको एयर सैक्स बोलते हैं हम, एल्वियोलाई बोलते हैं हम, जहाँ पर हमारी एयर इकट्ठा होती है। और एल्वियोलाई क्या करती है पता है आपको? एल्वियोलाई ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल वैसे वाइट कलर की नहीं होती है,
तो लेट अस ड्रॉ विथ रेड कलर। ठीक है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है ना, वो ट्रांसफ़र यहाँ पे होती है, आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन लेना CO2 देना, है ना। तो ये ब्लड वेसल CO2 लेके आती है, तो CO2 यहाँ पे छोड़ देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें एल्वेलाई में होती है, क्योंकि हम यहाँ से ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, सांस लीजिए, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ आती है और ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। और CO2 क्या होती है, ब्लड CO2 लेके आता है और CO2 इसमें छोड़ देता है, फिर हम सांस छोड़ते वक्त CO2 बाहर रिलीज कर देते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो गैसेज एक्सचेंज करने का काम करती है मेनली हमारा कौन, एल्वेलाई। तो यहाँ पर अभी एयर सैक होते हैं, यहाँ पर एयर की स्पेसेस होती हैं, बहुत सारी एयर की खाली स्पेसेस होता है, ताकि एयर भर सके जितनी ज़्यादा हो सके। अब न्यूमोनिया के केस में क्या होता है कि ये जो हमारी मान लेते हैं ये एल्वेलाई है, यहाँ पर पानी भर जाता है बच्चों, लिक्विड भर जाता है। यहाँ पर एयर सैक तो खाली तो नहीं रहता है ना, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड फिल हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है। तो पता है क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम न्यूमोनिया एक्चुअली में। तो फ्लूइड जब फिल हो जाता है बच्चों, है ना, तो ये सीवियर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकती है न्यूमोनिया, अगर ठीक ना करवाया जाए इसे। तो हालांकि इसके इलाज हैं अभी भी, बट अगर इसको ढंग से नहीं ट्रीट किया जाए तो ये सीवियर भी हो सकती है। तो ये सिम्टम जो होते हैं न्यूमोनिया के, पहला तो कॉजेटिव एजेंट पड़ा, दूसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। कोई भी जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, वो जनरली ऐसा देखा गया, हर किसी में नहीं बट जनरली ऐसा देखा गया कि अगर आप खांसोगे छींकोगे ना, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ फैल जाती है। ठीक है, तो खांसने छींकने की वजह से ये डिजीज़ फैल सकती है, न्यूमोनिया। ठीक है, तो न्यूमोनिया के सिम्टम्स देखें अगर अपन, ठीक है, सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर होगी, बहुत कॉमन चीज़ है फीवर होना, चिल्स आना, चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड लगती है, अचानक से बहुत ठंड लगती है ना। कफ आना, कफ तो पता ही आपको, हेडेक होना। ये सीवियर केसेस में पता है क्या हो जाता है, जब हम मान लो ठीक नहीं करवाएं, ट्रीटमेंट ना ले ढंग से, है ना, शर्मा जी के बेटे का देख देख के ही अपन कॉपी करते रहें, यही दवाई देते रहें, तो सीवियर केसेस में पेशेंट के जो लिप्स होते हैं और फिंगर होते हैं, फिंगर की जो नेल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होने लगते हैं, ब्लूइश कलर के, ग्रे और ब्लूइश कलर के होने लगते हैं बच्चों। तो ये ग्रे और ब्लूइश कलर के होने लगते तब पता लग जाता है भाई सीवियर होने लग रहा है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ड्रॉपलेट मेथड के थ्रू फैलता है बच्चों। देखो मैंने कहा था ना, खांसने और छींकने से फैलता है। तो खांसने और छींकने से जो बीमारी फैलती है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट मेथड या एरोसोल मेथड। ड्रॉपलेट मेथड क्या होता है, ड्रॉपलेट मेथड मतलब मैं खांसती हूँ, छींकती हूँ, अच्छी, ठीक है, अभी मुझे छींकनी आई है बट मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है, मैं छींकती हूँ तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स मेरे हाथ में आ चुके हैं, अब मैं किसी से हैंडशेक कर लेती हूँ तो क्या होगा, फैल जाएगी वो डिजीज़। ठीक है, तो ड्रॉपलेट, अगर मैं कंप्यूटर चला रही हूँ उसके कीबोर्ड को टच कर रही हूँ, फैल जाएगी डिजीज़। तो ड्रॉपलेट मेथड अब उसको कहते हैं, ड्रॉप्स के थ्रू फैल जाता है, या फिर कोई आदमी मेरे पास बैठा था उसमें ही छींक दिया मैंने तो उसमें फैल जाएगी वो डिजीज़। ड्रॉपलेट मेथड या एरोसोल मेथड के थ्रू ये फैल जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, है ना, या फिर आप ग्लास शेयर करते हो अपना, मान लो तुमने पानी पिया, जूट के पानी पिया किसी ने, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन है और तुमने भी उसका ही ले लिया, हेल्दी पर्सन का ही पानी वही ग्लास से यूज़ कर लिया, तो तुम्हारे अंदर भी ये डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या उसके यूज़ किए हुए बर्तन तुम यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर ना आपको कुछ और डिजीज़ के भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनके बारे में इलेबोरेशन कुछ नहीं है, बस सिर्फ नाम मेंशन कर दिए हैं। और अगर कोई बच्चा इन नाम को छोड़ के जाता है ना तो वो बहुत कुछ खो देता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, या फिर कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, पहचानने के लिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन आपको फिर भी आपको नाम याद करने पड़ेंगे, डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये 3 और बैक्टीरियल डिजीज़ हैं बच्चों, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो न्यूमोनिया के सीवियर केसेस यहाँ पर, ये देखिए, ये जो बच्ची है इसके नाखून जो है वो कैसे हो चुके हैं, नीले हो चुके हैं बच्चों, बिल्कुल। अगर आप ये देखोगे तो ये नॉर्मल लंग्स की है एल्वेलाई, हेल्दी एयर सैक है जहाँ पर ये एयर फिल्ड है, मतलब यहाँ पर एयर के लिए जगह है, ठीक है, इसमें एल्वेलाइज में। पर अगर तुम इन्फेक्टेड एयर सैक देखोगे तो यहाँ पर देखो पानी फिल हो चुका है, यहाँ पर लिक्विड फिल हो चुका है, फ्लूइड फिल्ड एयर सैक है ये, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरीके का होता है सीवियर केस न्यूमोनिया का। आगे बात करते हैं लास्ट, है ना, आज के सेशन के लिए, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में एक्चुअली क्या है, वायरल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड तो जनरली होता है, काफ़ी कॉमन ही है ये, है ना। तो ये 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जाता है। बस मैंने कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया को इसलिए साथ साथ पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, क्या फ़र्क होता है बताती हूँ।
पहले कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं, और नॉर्मल है सर्दी जुकाम को ही हम कॉमन कोल्ड बोल रहे हैं। ये एक वायरल डिजीज़ होती है। पहला फ़र्क तो यही आ गया कि न्यूमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़, कॉमन कोल्ड क्या है, एक वायरल डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ कौन सी है? एक वायरस होता है राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस बच्चों, राइनो वायरस। एक वायरस, राइनो वायरस की वजह से ये वाली बीमारी हो जाती है कॉमन कोल्ड। ठीक है, राइनो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, तो वायरल डिजीज हो गई अपनी। दूसरी चीज़ ना, यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे इन्फेक्ट, राइनो वायरस जो होते हैं, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। क्या बोल रहा है? ये नोज़ को इन्फेक्ट करता है कॉमन कोल्ड में। नोज़ आपका एकदम ऐसे मतलब होता है ना कि सांस ढंग से नहीं जा रही होती है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे भारी भारी सा लगता है। और आपका जो ये पूरा रेस्पिरेटरी पाथ होता है, जैसे आपकी जो ट्रेकिया है ना, या फिर आपका जो भी पूरा पाथ है, आपका नेजल पाथ है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब आपके लंग्स में जाके आपकी एल्वेलाई को नहीं छेड़ेगा ये, समझ रहे हो? आपको चाहे कितनी भी भयंकर जुकाम लग जाए, लेकिन आपकी एल्वेलाई उसमें कुछ खराबी, एल्वेलाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया में सीधा एल्वेलाई पे ही फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तो एल्वेलाई से ऊपर तो इन्फेक्शन कब होता है? एल्वेलाई से ऊपर मतलब जहाँ पे हमारी ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स है ना, ट्यूब्स आती हैं हमारी सारी, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है जब हमें बीमारी कौन सी होती? कॉमन कोल्ड होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, तो न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या है? एल्वेलाई को भी इन्फेक्ट कर रहा है। एल्वेलाई क्या कर रही है भाई? गैसेज एक्सचेंज। अब वो गैसेज एक्सचेंज भी अच्छे से नहीं कर पाएगी अगर एल्वेलाई में पानी भर जाएगा तो वो क्या होता है? एल्वेलाई के अंदर जो है फ्लूइड भर जाता है, तो वो एल्वेलाई को करती है इन्फेक्ट। ठीक है, तो एल्वेलाई से ऊपर का पाथवे जब इन्फेक्ट हो तो कॉमन कोल्ड, पूरा लंग्स यानी कि एल्वेलाई समेत सब कुछ इन्फेक्ट होता हो तो क्या होता है? न्यूमोनिया होता है। कॉमन कोल्ड बच्चों होती है नेज़ल कंजेशन। नेज़ल कंजेशन, नाक बिल्कुल जाम हो जाता है, डिस्चार्ज, बहुत सारा पानी भी निकलता है बार बार, है ना, ऐसे करते करते हम थकते नहीं हैं। ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है, गला भी बैठ जाता है, ख़राब सा हो जाता है ना, हमारी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है, टायर्डनेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है ना, जुकाम होती तब। ये ज़्यादातर जो है 3 से 7 दिन तक रहेगा, अपने आप ठीक हो जाता है। फिर ड्रॉपलेट मेथड जो है इसके थ्रू फैल सकता है किसी और में। मान लो किसी को जुकाम हो रखी है, अब वो खांसेगा, छींकेगा, है ना, तो अगर वो आपसे दूर नहीं, आपके पास में खांस रहा, छींक रहा है, तो आप में होने के पूरे चांसेस है। या आप उसकी यूज़ की हुई कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप में होने के चांसेस है। तो इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट मेथड। तो ड्रॉपलेट मेथड में क्या होता है? कफ और स्नीज के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को बीमारी दे सकता है, राइट। तो ये है इस तरीके का। ये पेन्स हैं, बुक्स हैं, कंटामिनेटेड पेन, बुक, कप, है ना, डोर नॉब्स होते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, इन सब की वजह से भी ये हो सकता है हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की इन सब की वजह से, मतलब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उन सब चीज़ों को छुआ है, लाइक डोर नॉब को छुआ है, पेन को छुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन का पेन वगैरह ये हम यूज़ करेंगे तो पूरे चांसेस है कि हमारे अंदर भी ये आ जाए। इस तरीके का केस होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों हमारा? व्हाट इज़ दिस? हाँ जी, तो इस तरीके का केस होता है हमारे न्यूमोनिया में, और इस तरीके का केस होता है हमारे नॉर्मल इसमें। ठीक है, हाँ जी, ओके डन। तो बच्चों यहाँ तक था हमारा आज का क्लास, है ना। मुझे लगा कि सारी स्लाइड्स कहाँ गायब होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये चैप्टर बिल्कुल अब हमने आज शुरू किया है और धीरे धीरे बिल्कुल स्लो पेस में हम ख़त्म करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से हम चैप्टर ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता हो तो आप देख सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं तो भी आप इस चैप्टर को, इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही स्लो पेस से हम चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।